मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित जो हमारा सिलेबस चल रहा था उसके बारे में। हम लोगों ने यहाँ पर पहला चैप्टर था हमारा भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, जैसे आपका मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांधा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, इनके बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा सेकेंड चैप्टर था सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो स्पेशल दिया गया था और इसके साथ साथ हम लोगों ने लोथल, चंदहुदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा इसके बारे में भी पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ था भारतीय चित्रकला। ठीक है, और भारतीय चित्रकला के प्रमुख अंक स्टार्ट हुए थे। उसमें हम लोगों ने जोगीमारा गुफा पढ़ लिया था, बाघ की गुफा को पढ़ लिया था, बादामी की गुफाओं को पढ़ लिया था और इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सित्तनवासल की गुफाएं। अगर बात करें हम लोग तो हम लोगों ने पहला चैप्टर ख़त्म किया था 7 वीडियो में, दूसरा चैप्टर ख़त्म हुआ था 3 वीडियो में, तो 7 3 10 क्लासें आपके ये हो गए थे। इसके बाद में तीसरा चैप्टर चल रहा था हमारा, तो उसमें जोगी मारा गया था एक वीडियो में आपकी बाघ की गुफाएँ, एक में बादामी गुफाएँ, 3 वीडियो आपको मिल गए थे। और तो आपका क्लास नंबर 14 नंबर आज का आपका क्लास है। इससे पहले के 13 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उन क्लासों को भी देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। आप जानते हैं कि इस टीजीटी के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको सिर्फ 125 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको पता है सिर्फ 125 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा आपको ना तो आपका सीटेट चाहिए होता है, आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होता है। टीजीटी के लिए सिर्फ एक पेपर होता है बस। आपको सारी चीज़ें बताई गई वीडियो में, सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। पढ़ाई को लगातार करते रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास हम लोग यहाँ पर। और आपके सामने सबसे पहले लिखा हुआ है सित्तनवासल की गुफा। पहला क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर स्थित है, यहाँ से आता है। तो ये तमिलनाडु में है, पुदुकोट्टाई जिले में। पुदुकोट्टाई जिले में स्थित है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। साथ में ही याद कर लीजिएगा, फ़ायदा रहेगा कि सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो आप बताएंगे कि ये तमिलनाडु में है, पुदुकोट्टाई जिले में है, कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ये किस नदी के तट पर है, तो ध्यान रखना ये सित्तनवासल की गुफाएं जो हैं कावेरी नदी के तट पर स्थित हैं। आगे खोज किसने की थी? तो श्री दूरबिल ने की थी 1934 में और टीएस गोपीनाथ राव। अगर सित्तनवासल की गुफा जो है इनकी खोज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग याद रखिएगा कि इसमें खोज से रिलेटेड आपको 2 नाम मिलेंगे। एक तो हो जाएगा आपका श्री दूरबिल 1934 ईस्वी में और टीएस गोपीनाथ राव। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें तो ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र, किसका? अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सित्तनवासल गुफा से प्राप्त हुआ है। अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप बताएंगे कि सित्तनवासल गुफा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, गर्दन फुलाए मोर, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि गर्दन फुलाए मोर इसका चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप बताएंगे सित्तनवासल में प्राप्त हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि सित्तनवासल गुफा में शैली है वो किसके समान है? तो अजंता की गुफाओं के समान इसकी शैली है, अजंता के समान इसकी शैली है। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला का उदाहरण कौन सा है? सित्तनवासल गुफा से प्राप्त हुआ है। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला का उदाहरण किस गुफा से प्राप्त हुआ है? आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तब आप उसका जवाब क्या देंगे? सित्तनवासल गुफा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस बातों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला है कि सित्तनवासल गुफाओं का निर्माण 700 से 900 ईस्वी के मध्य में पांड्य राजाओं ने के समय हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि सित्तनवासल गुफाओं का निर्माण किस राजाओं के समय हुआ? तो आप बताएंगे कि पांड्य राजाओं के समय हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सित्तनवासल गुफाओं की छत पर कमल सरोवर की छवियां दिखाई देती हैं। मतलब क्या है कि सित्तनवासल की जो गुफा है उनकी छत पर जो है वो कमल के चित्र बने हुए दिखाई देते हैं। छवियां मतलब चित्र बने हुए दिखाई देते हैं। आगे और क्वेश्चन आपका है कि एक सरोवर में कमल वन का सुंदर आलेखन प्राप्त होता है, तो सित्तनवासल से। कहाँ से? सित्तनवासल से। और अगर अगला आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना कौन सा है,
तो पंच जैन मूर्तियाँ ही सबसे प्राचीन नमूना है। तो आपको इतनी बातें यहाँ तक की तो समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से देखते हैं इस पर कि सत्यनवासल की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। आपको बताएंगे तमिलनाडु में है, कावेरी नदी के तट पर है। श्री दुर्विल खोजकर्ता है, टी एस गोपीनाथ इसके खोजकर्ता है। ये जैन धर्म से संबंधित है। अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र मतलब क्या यहाँ से प्राप्त हुआ है। गगन फ्लाई मोर यहाँ से। अजंता के समान इसकी शैली। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला का उदाहरण है सत्यनवासल गुफा। सत्यनवासल की अगर बात किया तो सत्यनवासल गुफाओं का निर्माण जो है वो पांड्य राजाओं के समय में हुआ है। सत्यनवासल गुफाओं की छत पर कमल सरोवर की छवियां दिखाई देती हैं। एक सरोवर में कमल वन का सुंदर आलेखन यहाँ से प्राप्त होता है सत्यनवासल से। तो इस प्रकार से आप लोग सत्यनवासल से संबंधित चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है, और आपको यहाँ पर ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। हम लोग आगे बात करें, इसका क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है। ये क्वेश्चन है कि सत्यनवासल की गुफाएं किस राज्य में हैं। तो आप बताएंगे किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आपको इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, क्योंकि इसकी थ्योरी तो मैंने आपको पढ़ा दी है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम लोग बात करेंगे कि अभी तक हम लोगों ने जिन चीज़ों को कवर किया है, कंप्लीट किया है, उनसे संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे। और मेरा आज का काम रहेगा सिर्फ क्वेश्चन करना, और सभी के आंसर आपको लिखने कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा, और जितने भी 1 से 10 बंदा जितने भी मैं आपके क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको स्वयं देने होंगे, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चन लिखूंगा आपको या आपके सामने यहाँ पर, तो आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तभी तो पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप अपनी तैयारी को कैसा कर रहे हैं, कैसे रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे सर आपकी क्लासेस नहीं मिल रही हैं, तो थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण आप लोगों को क्लास नहीं मिल पाती हैं। उसके लिए आप लोग परेशान ना हुआ कीजिए, ठीक है। आप लोग क्या काम करना है, आप लोग सभी का रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्लास मिस हो जाती है, किसी दिन ना मिलती हो, तो उसके लिए आप क्लास का रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए क्वेश्चंस। तो आप लोगों के लिए देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए यहीं पे लिखता हूँ मैं, जवाब देना कमेंट बॉक्स में। आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि तांबे का हंस, क्या क्वेश्चन है आपके लिए कि तांबे का हंस, ठीक है, तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बताना है आपको तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको ये बताना है। अगर आपसे क्वेश्चन तीसरा पूछा जाए कि सिर हिलाने वाले बैल, सिर हिलाने वाले बैल, ये चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। आपके सामने हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिख दिए कि ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 1 का आंसर देना, नंबर 2 का आंसर देना, नंबर 3 का आंसर, इस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं। अगर क्वेश्चन 4 की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइएगा कि मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा, हड्डी से निर्मित प्रतिमा, अगर आपसे पूछा जाए कि मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका जवाब भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 क्वेश्चन हो गए आपके। 5वां आपका क्वेश्चन है कि महामहिष की आकृति, क्या क्वेश्चन आपका है, महामहिष की आकृति, महामहिष की आकृति जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। महामहिष की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, आपको बताना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ठीक है। इतनी बात को भी ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। और अगर आपसे अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको अगला क्वेश्चन बताना है कि होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है। क्या चीज़, होशंगाबाद जो है वो किस प्रदेश में है और किस नदी के किनारे स्थित है। होशंगाबाद किस प्रदेश में है, इस प्रदेश का नाम बताना है, और किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगर आप सभी क्वेश्चंस के जवाब देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वास्तव में आप सीरियस पढ़ने में हैं, पढ़ने के लिए आप जागरूक हैं, थोड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं, यही तो पता लगता है इससे।
अगर आप क्वेश्चन के जवाब नहीं देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे कहूँगा नहीं आपको जवाब देना ही देना है। अगर आप वीडियो बंद कर देंगे तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इससे सिर्फ आपको ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है बस। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वास्तिक प्रतीक का अंकन, क्या पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वास्तिक प्रतीक का अंकन किस काल से प्राप्त होता है, तो आपको इसका जवाब देना है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी प्रधानता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है, किसका महत्व। अगर आपसे ये पूछा जाए तो उसका भी आपको यहाँ पर जवाब देना है। क्लियर। अच्छा आगे बात करें हम लोग कि बादामी गुफा की खोज किसने की थी। बादामी गुफा की खोज किसने की थी, किसने की, ये बताना आपको कि बादामी गुफा की खोज किसने की, और साथ में ये भी बता देना आप लोग कि खोज कब की। ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्र थे उनकी प्रतिलिपियां तैयार की थी और वो प्रतिलिपियां कब तैयार की थी, तो आपको वो डेट बता देनी है कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर। इतना काम कर देना आप लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि बाघ में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं, तो आपको बता देना है कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है। क्लियर बात। सारे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आज मैं आपसे, इसके एक भी जवाब नहीं दिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नर्तकी की मूर्ति जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, किसकी मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, इसका जवाब भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, कहाँ से प्राप्त हुई है। या आपसे पूछा जाए कि पुजारी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तब भी आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। और स्नानागार जो मिला है, विशाल स्नानागार, वो कहाँ से मिला है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी चीज़ों को बताना है आप लोगों को। लंबाई बतानी है, चौड़ाई बतानी है, ऊंचाई बतानी है, इन चीज़ों को आप लोग बताएंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, और देखिए थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी बातों को याद करना है, क्या याद रखना है आपको यहाँ पर, कि भीमबेटका की खोज कब हुई थी, भीमबेटका की खोज जो है वो कब हुई थी, ये चीज़ बतानी है आपको। तो सारे क्वेश्चंस आपसे जो पूछे हैं आपको इसके जवाब भी देने हैं। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आपको देना है प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया, ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है कमेंट में। देखिएगा आपसे मैंने 10 बार जो भी क्वेश्चन पूछे हो सभी क्वेश्चंस के आपको यहाँ पर जवाब देने हैं। जब सभी क्वेश्चंस के आप लोग जवाब देंगे तभी तो लगेगा कि हाँ आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही है। और अगर आप लोग वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि वास्तव में आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो एक बार सिर्फ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सारी आप तक पहुँच जाएँ और आप लोग तैयारी को अपनी बेहतर करते रहिएगा, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिएगा। कमेंट्स आप लोग बहुत आते हैं, इसलिए बताइएगा कि जो एग्ज़ाम है या वैकेंसी कब आएंगी, इस बात पे आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि वैकेंसी कब आएंगी। तो वैकेंसी के बारे में बता दूं मैं आपको। देखिएगा जो वैकेंसी 2022 में आई थी अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले वैकेंसी अभी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी कब, वैकेंसी जब आएगी जब पहले 2022 का एग्ज़ाम हो जाएगा, आपकी वैकेंसी जो थी वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में अगला नोटिफिकेशन आएगा आपका। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी 2022-23 में अभी स्टार्टिंग में ही आ जाए, अभी नहीं। एग्ज़ाम हो सकता है लास्ट में आए, ना हो तो अभी हो सकता है 2024 में आए, ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि तो वैकेंसी अभी आ जाए। लेकिन आपको अगर टीचर बनना है, अगर आपने ठान लिया है कि हमें एक टीचर बनना है तो आप लोग तैयारी कीजिएगा अपनी। वैकेंसी जब आएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पक्की बात है, लेकिन आप लोग तैयारी जरूर कीजिएगा। और जब आप टीजीटी के टीचर बनेंगे, एक अच्छी सी पोस्ट है, बच्चों को पढ़ाएंगे आप लोग, और इसकी अच्छी सी एक सैलरी भी होती है, आपको पता है। ठीक है। 4600 इसका ग्रेड पे होता है। पे लेवल इसका 7th है, 7th पे लेवल की वैकेंसी है।
तो इस बात को ध्यान रखना है आपको है। ग्रेड पे इसका 4600 है, तो अच्छी वैकेंसी है। और आप एक टीचर, एक अच्छी पोस्ट भी होती है, आप टीचर बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो आप लोग लगातार इसके लिए मेहनत करते रहिएगा, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग परेशान थे कि प्राइवेट कला का आपका रिजल्ट कब आएगा, वो भी रिजल्ट आपका जब यूपी बोर्ड का आपका रिजल्ट आएगा तभी आपका प्राइवेट कला का भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। वैकेंसी आती है उसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है, पढ़ाई भी करते रहना है। मेन चीज़ क्या है कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो पहले से ही होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ों की अगर आपको पहले से ही नॉलेज होगी तो आप लोग एक बार में सिलेक्शन ले जाएंगे। सिर्फ एक बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। बशर्ते कंडीशन क्या होती है, देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि पढ़ते नहीं है स्टार्टिंग में। जब वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि 3 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम है, तब उनका पढ़ना शुरू होता है। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको सीधी सी बात है कि अगर आपने ये चीज़ सोच ली है कि हमें एक टीचर बनना है, तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप लोग पढ़ लेंगे बेहतर, तो आपका सिलेक्शन के तो चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पर भी आप असफल होते हैं तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप अगली बार स्टार्टिंग करेंगे तो आपकी स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप बिल्कुल नए नहीं होंगे। आप नए नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप 1-2 नंबर से रह जाते हैं तो कोई दिक्कत मत लेना, इसमें भी तैयारी को आगे बढ़ाना अपनी, ठीक है। क्योंकि ये जीवन है, संघर्ष तो चलता ही रहता है इसमें। तो इसलिए आपको मैं जो भी बातें बताई, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को कीजिएगा और अच्छी से अच्छी पढ़ाई करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको उसका अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितना आप मेहनत करेंगे अपने सब्जेक्ट पर, उतना ही सब्जेक्ट आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा और आपको एक बेहतर रिजल्ट दिलाने का पूरा प्रयास करेगा। उम्मीद करता हूँ आज की सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से इसको बता रहा हूँ कि एक बार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।